नमस्कार साथियों, मैं शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो संदेश में। साथियों, इस वीडियो संदेश में हम कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बात करेंगे जो कि आज के मीडिया तंत्र, लोकतंत्र और राष्ट्र के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि इन किताबों को आप स्वयं से खरीदें और पढ़ें, तो आज की वास्तविक स्थितियाँ, वास्तविक हालात आपको पता चलेंगी। मैं काफ़ी टाइम से रखा हूँ, मैंने पढ़ लिया। ये है साथियों एक किताब रवीश कुमार करके, द फ्री वॉइस। ये द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर इन द नेशन, ये इंग्लिश वर्जन में है साथियों। ये आप जानते होंगे, ये पूरी बुक है, किताब है, ये इंग्लिश में है। और ये रवीश कुमार, इसको आप जानते होंगे कि ये NDTV इंडिया में प्राइम टाइम में जो आता था, प्राइम टाइम का जो शो बेरोजगार युवाओं पे, देश की स्थिति पे, आर्थिक तंगी पे बहुत काफ़ी टाइम से, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब से बात करता था, और आज ये इंडिया गवर्नमेंट में भी। लेकिन किस तरीके से एक मैनिपुलेट करके शेयर मार्केट में अब अडानी ग्रुप के द्वारा उस न्यूज़ चैनल को खरीद लिया गया और इसे न्यूज़ मीडिया से बाहर करा गया। इसको रेमन मैग्सेसे का अवार्ड मिला है, काफ़ी पुरस्कार। अभी इनका यूट्यूब में चैनल है द रवीश कुमार ऑफिशियल्स, मिलियन में सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स भी हैं साथियों। इनको अभी भी प्रेस फ्रीडम, प्रेस रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर से प्रेस फ्रीडम का भी इनको अवार्ड मिला है। ये इनके इंग्लिश में है, मैंने इंग्लिश भी पढ़ी है। ये इनका हिंदी वर्जन में बुक है साथियों, रवीश कुमार बोलना ही है, बोलना ही है। ये हिंदी में आप मिल जाएगा आपको। इसमें का कुछ पंक्ति मैं पढ़ कर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने लिखा है। ये रवीश कुमार का हिंदी में भी है, हिंदी मिलेगी आपको कोई भी वेबसाइट, अमेजन, कहीं पे भी। 499 का इंग्लिश वर्जन का है प्राइस, और 250 का हिंदी का है, 250 का आप ले सकते हैं। इसमें आपको आज के जो लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में पता चलेगा, और किस तरीके से गोदी मीडिया, एक मीडिया आता है, कैसे प्रोपेगेंडा, एक सांप्रदायिक हिंसा, उन्माद फैलाता है। एक किताब। एक दूसरी किताब, आज का एक प्रोपेगेंडा मूवी आई है साथियों, आपने देखा होगा, गुजरात फाइल्स करके। गुजरात फाइल्स करके पूरी प्रोपेगेंडा करके, जो 2001-2 में दंगे हुए, और जो बावरी विध्वंस होता है, कैसे उसकी आधार बनती है। और वो आज के आपके तत्कालीन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उस टाइम के वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो किस टाइप से वहाँ पे गोधरा कांड होता है, हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जाते हैं, ट्रेन में आग लगाई जाती है बावरी मस्जिद को लेकर। इसका है ये बुक। ये बुक का नाम है गुजरात फाइल्स, लिपापोती का पर्दाफाश, ये बुक का नाम है। ये राणा अय्यूब ने लिखा है, राणा अय्यूब। और ये राजनीतिक बेईमानी के मौजूदा दौर में साहसपूर्ण खोजी पत्रकारिता का मिसाल, ये गुलमोहर किताब की है बुक। तो इसमें साथियों आप देखेंगे ना, ये है इनके पिक्चर। ये बुक ऐसे आजकल मिलती नहीं है, बुक को बैन कर दिया गया है रिसेंट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये मैथिली त्यागी बन करके ये बुक इनके द्वारा लिखा गया। तो ये मैथिली त्यागी करके, ये है राणा अय्यूब जिसके बारे में आप देख रहे हैं। मैथिली त्यागी बन के इन्होंने पूरी बुक किताबें लिखी है। इनमें भी इनका किस तरीके से रेफरेंस हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं साथियों, आज तरीके से प्रोपेगेंडा करके क्लीन चिट दे दिया गया रिसेंट गवर्नमेंट को प्रोपेगेंडा मूवी। जो इस टाइम में, जो एक टाइम में 1933-34 में जो जर्मनी में हिटलर के द्वारा जिस तरीके से मीडिया तंत्र से लेकर मूवी और वहाँ के पिक्चरें ऐसे बनाए जाते थे, एक राष्ट्रवादी भावना दिखाकर, झूठा राष्ट्रवाद, जो होलोकॉस्ट नरसंहार करा गया, इसको बढ़ावा होता है। और उसी से पाकर आज यहूदी एक देश बना, जो उसी राह पर चला है, यहूदी भी। तो मैं कुछ इस रवीश कुमार के यहाँ से एक पंक्ति बताता हूँ मैं आपका। रवीश कुमार लेखक, पत्रकार, सामाजिक आलोचक, NDTV इंडिया वरिष्ठ कार्यकारी संपादक भी रहे हैं, ठीक है साथियों। और इसमें एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा मैं। ये एक चैप्टर में हल्का सा पढ़ूंगा। एक चैप्टर है, इसमें चौथा है, जहाँ भीड़ वहीं हिटलर का जर्मनी। 96 पेज में है, जहाँ भीड़ वहीं हिटलर का जर्मनी, आप देख सकते हैं। तो जहाँ भीड़ वहीं हिटलर का जर्मनी, ये जहाँ भीड़ वहीं हिटलर का जर्मनी। तो यहाँ पे रवीश कुमार जी लिखते हैं कि जब 2017 में 4 जुलाई में क्या है, हमारे नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के बतौर इजराइल जाना होता है, तो वहीं इसी संदर्भ में लिखते हैं कि रवीश कुमार जी लिखते हैं कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहना चाहिए कि वो अपने इजराइल दौरे में पहले ही दिन, कल 4 जुलाई 2017 को याद वासेम होलोकॉस्ट मेमोरियल गए। जो होलोकॉस्ट जो हिटलर ने कराया था, यहूदियों को लाखों की संख्या में गैस चैम्बर में मरवाया था, तो उसी की याद में बना है याद वासेम होलोकॉस्ट मेमोरियल गए। उन्होंने वहाँ न सिर्फ मारे गए यहूदियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया, मतलब अपना श्रद्धा सुमन यहूदियों के लिए अपनी प्रेम भावना व्यक्त करा, बल्कि उन्हें मारने
वाले हत्यारे हिटलर को भी खारिज करा, कि उनको मारने वाले या जो मरवाने वाले हिटलर होलोकॉस्ट कराया उसको खारिज करता है उसकी विचारधारा को। लेकिन स्वयं आज देखते हैं अपने राष्ट्र में उस हिटलर की आइडियोलॉजी को एक तथाकथित हिंदू राष्ट्र के बनाकर, जिस तरीके से वो आर्य श्रेष्ठता हिटलर बनाकर एक उसमें आता है पद में, ओहदा में, और जिस तरीके से वहाँ यहूदियों के खिलाफ हुआ घृणा ईर्ष्या द्वेष फैलाकर पूरा प्रशासन तंत्र को छत विछत करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे और ढकेल देता है। राष्ट्र प्रमुखों की ऐसी यात्राएं सिर्फ उनके लिए नहीं होती, हमारे सीखने के लिए भी होती है। ये रवीश कुमार जी कहते हैं, हम भी कुछ सीखे समझे तो वाकई ये दुनिया मोहब्बत के रंग में रंगी एक नज़र आएगी। अगर कल वे वहाँ ना गए होते तो आज इतना कुछ याद करने का मौका नहीं बनता। मैं आधुनिक विश्व इतिहास के इस निशंस प्रसंग से जुड़े अध्यायों को फिर से पढ़ने लगा, क्योंकि दुनिया और भारत के भविष्य के लिए यह एक सबक है जिसे युवा पीढ़ी होती तो चाव से पढ़ाया और बताया जाना चाहिए, क्योंकि जो समाज इतिहास के जरूरी सबक भूल जाता है वह अपने भविष्य के खतरे में डालता है। यही कहते हैं कि जो इतिहास कि जो सबक को भूल जाते हैं वह भविष्य को खतरे में, जिस तरीके से आज भारतीय संस्कृति परिवेश पूरी तरीके से हो चली साथियों। इसमें ये कहते हैं कि जर्मनी की तमाम रातों में 9 और 10 नवंबर 1938 की रात ऐसी रही जो आज तक नहीं बीती, ना वहाँ बीती और ना ही दुनिया में कहीं और। उस रात को क्रिसमस नाइट या नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। उस रात की आहट आज भी सुनाई दे जाती है, कभी कभी सचमुच आ जाती है। हिटलर की जर्मनी में यहूदियों के कत्लेआम का मंसूबा उसी रात जर्मनी भर में पूरी तैयारी के साथ जमीन पर उतरा था, उनका सब कुछ छीन लेने और जर्मनी से भगा देने के इरादे से, जिसके खिलाफ वर्षों से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। जिस तरीके से आज हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है साथियों, उसी तरीके से उस टाइम भी ये प्रोपेगेंडा हिटलर के द्वारा चलाया गया। 1938 के पहले से ही योजनाबद्ध ढंग से यहूदी व्यवसायियों और व्यापारियों को जर्मनी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। यहूदी डॉक्टर और वकीलों का आर्थिक बहिष्कार किया जाने लगा। यहूदियों, जिसको जे कहा गया, वे पासपोर्ट पर जे लिखे यहूदी मर्द अपने नाम के आगे इजराइल और लड़कियां सैरा लिखें, जिससे सबको पता चल जाए कि वे यहूदी हैं। जर्मनी के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर भी नफरत फैलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्रोफेसर भी, जिस टाइम के आज आरएसएस के प्रोपेगेंडा प्रोफेसर जो करते हैं, वे क्लासरूम के अंदर यहूदियों को बुरे किरदार के रूप में पेश कर रहे थे और उनकी मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं कर रहे थे। ब्यूरोक्रेसी यहूदियों को पहचान तय करने, जो आज जैसे प्रशासन तंत्र करती है, करने और उनके बुनियादी अधिकारों को खत्म करने के तिगड़म में लगी हुई थी। ये है, पुलिस उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर रही थी जो यहूदियों के पक्ष में बोल रहे थे। शहर के पार्कों में यहूदियों को जाना मना हो गया था। यहूदियों के पूजा घरों को तोड़ा जाने लगा, कब्रिस्तानों पर हमले होने लगे। यहूदी जो मिली जुली आबादी के साथ रहते थे उन्हें वहाँ से उजाड़ कर शहर के बाहर अलग बस्ती में बसाने की योजना बनाई गई। इसके लिए पैसा भी अमीर यहूदियों से देने को कहा गया। कोशिश यही थी कि हर जगह यहूदी अलग से दिख जाएं ताकि उन्हें मारने आ रही भीड़ को पहचानने में चूक ना हो। ये सेम जो आज की परिस्थितियाँ, जो प्रकृति आज हिंदू मुस्लिम करके हमारे यहाँ के लोग जो अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटी समुदाय के साथ किया जा रहा है, सेम घटना जो 2002 से ये चालू होती है गोधरा कांड गुजरात फाइल में, जो किस तरीके से ये नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया जाता है। उस टाइम में तत्कालीन जब मुख्यमंत्री थे और तत्कालीन उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको राजधर्म निभाने का जो निर्देश दिया था, इसका काफ़ी अच्छा से अवलोकन करा गया है। मैं इस पर बात करूँगा। तो हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे थे कि ये राणा आयोग की, जिसमें आपको सत्य, ये बुक आजकल मिलता नहीं, रिसेंट गवर्नमेंट के द्वारा इसको बैन लगा दिया गया है बुक को, और इसको जेल में काफ़ी प्रताड़ना कर भी दिया। ये राणा आयोग तहलका पत्रिका में वरिष्ठ संपादक रह चुकी है और इस समय स्वतंत्र पत्रकारिता करने के साथ साथ वाशिंगटन पोस्ट के साथ जुड़ी हुई है। गुजरात में गोधरा की घटना और फिर मुसलमानों के कत्लेआम के बाद लगभग एक दशक के दौरान उनकी कई खोजी और राजनीतिक रिपोर्ट सामने आई। इन्हीं में वह रहस्य उद्घाटन भी शामिल था, जिसके चलते देश के मौजूदा गृह मंत्री और गुजरात सरकार के तत्कालीन राज्य मंत्री अमित शाह को 2010 में गिरफ्तार किया गया था। ये तड़ीपार जिस पे हुआ था। राणा को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2011 में संस्कृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये राणा आयोग की जो इसमें इस बुक के बारे में पढ़ेंगे, गुजरात का लिपा पोथी का पर्दाफाश, और इसमें काफ़ी अच्छा रिव्यू भी मिला है साथियों। आप देख सकते हैं किस तरीके से नसरुद्दीन शाह ने, बिजनेस स्टैंडर्ड पत्रकारिता ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, चार्ल्स आरसीसी मिंट ने, द हिंदू ने, फर्स्ट पोस्ट ने, हरतेज सिंह बल, आउटलुक पत्रिका, DNA, रवीश
कुमार NDTV, राजदीप सरदेसाई, मनोज मिश्रा द वायर, सलील त्रिपाठी लाइव मैन, अनिरुद्ध बंगल संपादक कोबरा पोस्ट और प्रिय रमानी मिंट इंडिया रेजिडेंस, ये सारे के द्वारा काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला गया, जिसमें नसरुद्दीन शाह लिखते हैं कि तर्कवादियों की हत्या करना, सबसे ऊपर बैठे लोगों द्वारा जमीनी कार्यकर्ताओं को बदले की भावना के साथ शिकार बनाना, खून के प्यासे प्यादों द्वारा कथित राष्ट्रद्रोहियों पर जुल्म ढाना, मतभेद के राष्ट्रद्रोह करार देना, इतिहास को फिर से लिखना, पाठ्य पुस्तकों के काट छाँट करना, बेवकूफ़ चापलूसों को महत्वपूर्ण रचनात्मक संस्थानों में अहम पद तोहफे में दे देना, इतना सब कुछ और इससे भी कहीं ज़्यादा इन सारी बातों को सिर्फ इस किताब के नज़रिए से ना भी देखा जाए तो भी ये कोई आश्वस्तिपूर्ण माहौल तो नहीं पेश करते। अगर इस किताब में सामने आई रिपोर्टिंग प्रमाणिक साबित हो जाती है तो यह वक्त कुछ खास सख्त सवालों के जवाब हासिल करने का होगा। और यह किताब INS की जो बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा जाता है कि यह किताब खोजी पत्रकारिता का चरम है। राणा अय्यूब ने जो किया उसे करने के लिए उठाए जोखिमों के लिए हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। जब उन्होंने किताब को पेश किया तो यह भी जाहिर किया कि कोई प्रकाशक किताब को प्रकाशित करने को तैयार नहीं था और इसलिए उन्होंने खुद ही इसे प्रकाशित करने का फैसला किया। अगर पुलित्जर के पास विदेश में साहसी पत्रकारिता के लिए कोई पुरस्कार होता तो वह निस्संदेह राणा को ही मिलता, जो पुलित्जर प्राइज़ मिलता है, इस पर बोला जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि अय्यूब में सांप गोई है, उनके भीतर दोषी को बेनकाब करने और उन पर अदृश्य सीमाओं को खोज निकालने का अदम्य इच्छा है, जो ताकतवर लोगों को हत्याओं को अंजाम देने वाले लोगों से जोड़ती है। और यहीं पे चार्ल्स आसीसी मिंट ऑन संडे लिखते हैं कि जब वह अपनी पड़ताल और लिखने का काम पूरा कर चुकी थी और प्रकाशन के लिए तैयार थी तो कोई उसे छूने को तैयार नहीं था। हताशा के उस क्षण में अय्यूब ने स्व प्रकाशन का रास्ता चुना, बिना किसी प्रचार के, चाहे वह खबरों के जरिए हो या विज्ञापनों के। यह किताब भारत में बेस्ट सेलर की सूची में है और हैरत की बात यह है कि इसने चेतन भगत, रोबिन शर्मा और पाउलो कोएल्हो जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। इस किताब की बात है। ये गुजरात फाइल्स। द हिंदू लिखता है कि इस किताब में जो प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई है वे 2002 में मुस्लिम विरोधी सामूहिक हत्याओं के बाद नरेंद्र मोदी के गुजरात के सत्ता सुदृढ़ीकरण के दौरान की हिंसा का ब्यौरा देती है, जिसमें 2002 से लेकर 2006 के बीच हुई कई फर्जी मुठभेड़ हत्याएं भी शामिल हैं। यह किताब नौकरशाही व पुलिस की भूमिका को घेरे में लेती है और यह बताती है कि उन्होंने अपनी मिली भगत, खामोश सांठगांठ और इरादतन चुप्पी के जरिए कानून विहीनता की नीतियों को भी मारक अचूकता और वैचारिक कट्टरता के साथ आगे बढ़ाया। अगर ये प्रतिलिपियां प्रमाणिक पाई जाती हैं तो वे शाह द्वारा राज्य पुलिस बल को अपने निजी हत्यारे, स्क्वाड और नौकरशाही को अपनी जागीर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए गंभीर कानूनी और नैतिक प्रतिघात खड़े कर सकती। ये द हिंदू बोलता है अमित शाह ये मोदी के बारे में। तो ये काफ़ी अच्छा इनको रिव्यू मिला, कई चीज़ों ने बोला है। रवीश कुमार बोलते हैं कि राणा अय्यूब की किताब को पत्रकारिता के संस्थानों में पढ़ने के लिए अनिवार्य बना देना चाहिए, खासतौर पर पत्रकार बनने की इच्छुक महिलाओं के लिए, जो गुजरात फाइल्स और अय्यूब के करियर के साहस की पत्रकारिता और आदर्श ईमानदारी से सबक ले सकती हैं। तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, काफ़ी अच्छी है। किताब में जो किस तरीके से सवाल और जवाब प्रश्नों के माध्यम से किस तरीके से ये गुप्त खोजी पत्रकारिता से ये स्टिंग ऑपरेशन के जरिए तरीके से नरेंद्र मोदी का भी इंटरव्यू ले जाता है, किस तरीके से झूठा अपने आप को बराक ओबामा का उस टाइम के जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति से का फैन बताता है। तो ये तीनों किताब हमने बताया, ये रवीश कुमार की है, इसको आप हिंदी वर्जन ही ले सकते हैं दोनों। अरे राणा अय्यूब, इसमें काफ़ी सत्य और आपके आज के परिवेश में जिस तरीके से एक नया हिटलर, एक नया जर्मनी, एक नया होलोकॉस्ट की जो परिवेश, जो अल्पसंख्यकों को, जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं, इनको जिस तरीके से तोड़ने की जो राजनीति हो रही है, तो इस किताब में काफ़ी अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी और काफ़ी अच्छे से आप इस किताब को देख सकते हैं। नमस्कार साथियों, इतना ही कहकर इस वीडियो संदेश में हम आपसे विराम चाहेंगे और आप कृपया इस किताबों का अध्ययन करने का कष्ट करें जरूर।